नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे करियर के बारे में जो हर एक व्यक्ति के लिए फ्यूचर है और फ्यूचर को सिक्योर करता है। जहां से आपको समझ में आ गया होगा, आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। भारत में अगर मैं बात करूं, हजारों लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, पर उन्हें एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, एक सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, और साथ में एक होता है ग्रोथ वाला पार्ट, वो मिस कर देते हैं और सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से भटक जाते हैं। और बहुत सारे मिथ हैं इंश्योरेंस को लेके। कहते हैं अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट बनेगा तो कहीं नहीं उसका फ्यूचर नहीं होता है, कहीं ना कहीं समाज में उसको इग्नोर किया जाता है। कहते हैं ये तो चैपू है, अच्छा ये तो घर पे आ गया। अगर एक एजेंट घर पे आ जाता है तो लगता है कि अरे ये तो हमें एक पॉलिसी सेल करके ही जाएगा। तो आज बहुत सारे मिथ, जो बहुत सारे बिगिनर हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और सक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। आज आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे कि इसमें हमें क्या क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप एजेंट बन सकते हैं, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने एक मिनट भी मिस कर दी तो हो सकता है वो एक मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आज हमारे कई सालों से इसमें मेहनत करने के बाद, बहुत सारे लोगों को सक्सेस दिलाने के बाद, हमने उन्हें इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में। इंश्योरेंस कोच, बड़ी बात है, आज आपके सारे सवाल हमारे यहाँ कोच देने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले मैं अपने कोच से मिलवाना चाहती हूँ जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सुनील गोयल सर। स्वागत है सर आपका। दूसरे कोच हैं दीपांशु जागलान सर। हेलो। राधे राधे सर। कैसे हैं आप सर? बढ़िया एकदम। तो हम पहले तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि अब हम बात कर ही रहे हैं इंश्योरेंस एजेंट के बारे में, तो आपने इसमें कैसे कदम रखा? पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी सुनील सर। मेरी जर्नी तो कुछ ऐसी रही है कि 12th करने के बाद जब कॉलेज करने गया, तो कॉलेज करने गया तो वही एक घर में बड़ा हूँ, तो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, गाँव बिलोंग करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं आपको। तो फर्स्ट ईयर में था, तो फर्स्ट ईयर में एक दोस्त था, वो किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। तो उसने मुझे जब उस एक्सपेंसेस निकाल रहा था अपने डेली, और घर में भी कुछ हेल्प कर पा रहा था, तो मैं उसके साथ जाके मिला तो मुझे कुछ अच्छा लगा कि यार अपने जो खर्चे हैं, जो भी बेस्ट हो सकता है, घर में सपोर्ट कर सकता हूँ, वो इससे कर पाऊंगा। तो जब पहली बार आप कुछ चीज़ सुनते हो तो शायद आपको अच्छी लगती है, जब आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी ज़रूरत खत्म कर सकती है। तो उस पर से हम गए। जब मैं उसके साथ गया, वहाँ जाके मैंने समझा, तो एक प्रोसेस समझा, मैंने वहाँ स्टार्ट किया, एज एडवाइज़र स्टार्ट किया। तो मैंने अपने 3-4 साल जो एजुकेशन का था, ग्रेजुएशन टाइम का, वो मैंने उसी बीच में निकाला। तो वो था कि उस टाइम मैंने कुछ जो भी सीखा इंश्योरेंस का, बेसिक चीज़ें जो होती हैं इंश्योरेंस की, एक लाइसेंस प्रोसेस होता है, आईडी के। अब उसके बाद जब हमने कुछ पॉलिसीज निकली, कुछ फैमिली, कुछ बाहर दोस्तों के दो, जिसमें आपका लाइफ हो गया, हेल्थ हो गया, मोटर हो गया, तो वो चीज़ हमने की। फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते थे। तो जब कॉलेज टाइम क्लोज किया, तो फिर वही हुआ कि जब जो पढ़ाई किया उसी में करियर बनाने की बात करते हैं, फैमिली प्रेशर भी आता है, बट वो सब अच्छा था इंश्योरेंस का। बट फिर यह है कि हाँ ठीक है, जो पढ़ाई की उसको आगे बढ़ाते हैं। तो किया 1-2 साल में जब समझ में आया कि स्ट्रगल टाइम में, कि अगर वो जो चीज़ मैं कॉलेज में रहते हुए कर रहा था पार्ट टाइम में, तो वो चीज़ क्या है कि अगर मैं कंटिन्यू रखूँगा और वो मेरा बड़ा हो सकता है, बना सकता हूँ। तो फिर उसको मैंने अपने रेगुलर रूटीन में जॉब करते हुए ही, जहाँ भी मैं जॉब करता था, वहाँ से मैंने थोड़ा पार्ट टाइम चलाना स्टार्ट किया दोबारा आफ्टर 1 or 2 ईयर। और वो धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो गया 3-4 साल के अंदर कि आई क्विट माई जॉब इन 2015 एंड आई स्टार्टेड माई वर्क स्पेशलाइज इन इंश्योरेंस में मैंने काम किया रेगुलरली, पूरा फुल टाइम भी देना स्टार्ट किया। उसके बाद 2019-20 में जब लॉकडाउन आया, मैंने क्या किया कि लोगों को अपने साथ जोड़ना स्टार्ट किया। और मैंने घर पे बैठे हुए लोगों, जो हम थे, जो कहीं जा नहीं पा रहे थे, इनकम जीरो हो चुकी थी, क्योंकि कुछ लोगों को तो कंपनियां पैसा दे भी नहीं रही थी सैलरी का लॉकडाउन में। तो उस टाइम हमने उन लोगों को रीच किया डिजिटल के थ्रू, और क्योंकि मैं टेक्निकल रहा हूँ तो डिजिटल भी मेरा स्ट्रांग रहा है। तो हमने उसके थ्रू क्या किया कि लोगों को रीच किया, लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया, और लोगों को घर बैठे एक इनकम सोर्स जनरेट करके दिया,
जो इनकम सोर्स बन रहा था लोगों के साथ, वो बहुत अच्छा था, लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो लोगों ने धीरे 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 उसको इतना कंटिन्यू किया कि उस टाइम 200 लोग ऐसे, 200 अराउंड 200 वो हमारे साथ कनेक्टेड थे। और उनके साथ हम जब लॉकडाउन में हमने 200 अप्रोक्स 200 लोगों को साथ हमने काम किया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। तो उस केस में क्या हुआ कि हमने जब बिजनेस बनाया तो बिजनेस एक अपने आप में स्पेक किया अलग ही। तो कहता है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी से हम बिजनेस वाली कैटेगरी में आए और लोगों के साथ काम करना। तो लोगों ने जब फीडबैक दिए अच्छे, तो खुद को एक मोटिवेशन मिलता है ना, चीजें करते हैं। तो फिर उसको लोगों के साथ और लोगों के साथ कनेक्ट किया। उन्होंने अपनी कुछ लोगों ने तो अपनी जो रेगुलर जॉब थी उसको छोड़ के उसको फुल टाइम किया। तो वो जो आता है कि हमने कुछ लोगों को एक जर्नी दी, रास्ता दिया, और लोगों ने एक अपना कैरियर चेंज करके उस कैरियर को एक लॉन्ग टाइम बनाया। और उन्होंने बहुत लोगों के साथ फिर उन्होंने भी अपने साथ लोगों को ऐड किया। तो क्या होता है ना कि एक लेवल जनरेट हुआ, जनरेट हुए। तो वो उस चीज करते करते हुए है। तो हमने सोचा इसको अब लोगों के साथ और अच्छे लेवल थ्रू, जैसे आप लोगों के थ्रू और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आते हैं, करते हैं कुछ। नहीं, बहुत सही किया आप। थोड़ा सा हम पहले दीपांशु सर से भी पूछ लेते हैं, थोड़ा सा उन्होंने कैसे इंश्योरेंस में आके अपना कदम बढ़ाया, कहाँ उन्हें कौन सी ऐसी बात थी जो उन्हें हिट कर गई और इधर आके एक कोच बन गए। दीपांशु सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था मेरी खुद की चॉइस से। मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री बचपन से देखी। क्यों? क्योंकि मेरे फादर एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर थे। वो भी पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करते थे। अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम उन्होंने इंश्योरेंस एडवाइजरी स्टार्ट किया और एक LIC एजेंट के तरह उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ उन्होंने LIC एडवाइजरी को इतना बढ़ाया, इतनी उसमें मेहनत की कि उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के अपना एक फुल एस्टैब्लिश जॉब छोड़ के फुल टाइम LIC एडवाइजरी में वो आ गए। तो मैंने बचपन से देखा कि हाँ, इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, कितना ग्रोथ है, कितना ज्यादा स्कोप है और कितना तेजी से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है जी। जब भी मेरा फ्री टाइम होता था, कॉलेज की छुट्टियों में, स्कूल की छुट्टियों में, तो मैं थोड़ा बहुत ऑफिस उनके जाता था। तो मेरा इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन शुरू से फाइनेंस फील्ड में बोल सकते हैं या इंश्योरेंस फील्ड में था। तो जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, MBA फाइनेंस में मैंने किया, उसके बाद मैंने भी एज अ पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया कि ओके, लेट मी ऑल्सो ट्राई कि इसमें क्या क्या और चीजें कर सकते हैं। बिकॉज मेरे को एक चीज समझ में आई, इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत सारे तरह का इंश्योरेंस इसमें होता है। हर चीज का इंश्योरेंस इंडिया में किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर मोटर इंश्योरेंस है, शॉप इंश्योरेंस है ना, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ बाकी चीजों को भी सीखा, समझा, उसमें हाथ आजमाया एंड इवेंचुअली बहुत ग्रोथ उसमें हासिल की एंड इवेंचुअली इसको फुल टाइम करियर मैंने भी अपना बनाया एंड इट्स बीन लास्ट 8 to 9 years जब से मैं ये फुल टाइम कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पर आज का एपिसोड हमारा है कि हम जो बिगनर इस इंडस्ट्री में अपना पैर रखना चाहते हैं, तो आज ये पूरा पॉडकास्ट उनके लिए बना रहे हैं, क्योंकि सर एक प्रॉपर एक सीरीज बनाना चाहते हैं जिसमें आपको हर एक छोटी छोटी जो कमियां होती हैं हर एक पॉडकास्ट में आप जानेंगे। तो आज ये बिगनर और जो लोग सच में इस इंडस्ट्री में हैं पर उन्हें ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो ये पॉडकास्ट उनके लिए खास बनाया गया। तो सबसे पहला मेरा एक ही सुनील सर ये सवाल है कि जो लोग इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन का जो दायरा है वो दो तरीके से आता है। पहले एक आता है IRDA के थ्रू, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी है इंडिया के लिए, इंडिया में। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपको 10th इज रिक्वायर्ड, 10th तक आपका एजुकेशन रिक्वायर्ड है। बाकी आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं ओपन, जहाँ पर आपको ये लाइसेंस लिए बिना भी आप एडवाइजर बन सकते हो और आप अर्निंग कर सकते हो। तो बेसिकली 10th इज रिक्वायर्ड बट देयर आर सम ऑप्शन आल्सो। ओके, तो एक मैंने जो सुना है एक एग्जाम होता है इसमें IRDA, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर कोई, जैसे आपने कहा 10th पास, कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो उनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है पर वो एक एजेंट बने हुए हैं, तो वो एग्जाम किस तरीके से पास करते हैं, कैसे क्रैक किया जाता है? IRDA III एक इंस्टीट्यूट है, III के थ्रू एक एग्जाम कंडक्ट करती है जिसका नाम है IC38। बहुत सिंपल एग्जाम होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। इसी 10वीं पास बंदा भी उसको पास कर सकता है, इसलिए 10वीं पास रिक्वायरमेंट डाली हुई है। सिर्फ 35% मार्क्स एक्वायर करके हम वो एग्जाम को पास कर सकते हैं। और वो एग्जाम में कुछ भी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, मैथमेटिकल नहीं है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है।
फेयर और बेसिक नॉलेज ऑफ इंश्योरेंस, क्या इंश्योरेंस होता है, क्या इंश्योरेंस का स्कोप है, इंश्योरेंस किस तरीके से करना चाहिए, क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए, इससे मिलता जुलता ही एक बहुत छोटी सी बुक आती है। वो बुक हम एक वीक में 10 दिन में पढ़ के इजीली वो एग्जाम दे सकते हैं। मैंने भी दिया है, बहुत इजीली फर्स्ट टाइम में हर कोई पास कर सकता है। क्या बात है। तो ऐसे आता है कि इसमें अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट बन रहा है तो उसे कौन कौन से लाइसेंस उसके पास होने चाहिए? इनिशियली लाइसेंसेस एज सच रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। इनिशियली हमें जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एक पॉजिटिव अप्रोच की, एक विल पावर की रिक्वायरमेंट ही होती है कि मुझे लॉन्ग टर्म विजन देखकर अपने आप को इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करना है और शुरुआत करनी है, दैट्स ऑल। लाइसेंस तो हम जब किसी भी फील्ड में जाते हैं हम उसमें ग्रो करने के लिए पढ़ते हैं, लर्निंग करते हैं, कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन करते हैं या कुछ लाइसेंसिंग करते हैं। वो फर्दर जर्नी में आपके आता है, बट इनिशियल लेवल पे एज सच कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ आपको किसी ना किसी ब्रोकर या किसी अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर या किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएट होके अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और पैसा कमाना है। क्या बात है। एक और चीज हमेशा मैंने सुनी है, अगर हम इंश्योरेंस एजेंट की बात करते हैं, लोग बनना नहीं चाहते हैं और बहुत सारे मिथ होते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं यार ये कोई फुल टाइम करियर तो नहीं हो सकता है। तो उस पर आप लोगों के क्या विचार है? उसमें हाँ, ये सबसे मेजर जो पॉइंट है वो आता है और मैंने भी फेस किया है। जो मैंने आपको बताया 1 से 2 साल वाला वो जो चीजें हैं, रीजन बताता हूँ इसके। 2 से 3 रीजन आपको मिलेंगे। पहला रीजन क्या होता था कि आज से 15-16 साल पहले की बात है, जब इंश्योरेंस को एक बूम दिया जा रहा था, मिल रहा था यूलिप प्लान्स के थ्रू, जो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के प्लान थे, तो लोगों को रिटर्न के कमिटमेंट्स किए जा रहे थे कि 2 से 3 साल के अंदर डबल हो जाएगा। तो जब वो डबल वाली कंडीशन के ऊपर लोग जो इन्वेस्ट कर रहे थे, तो क्या है, नेगेटिव अप्रोच बनती चली गई इंश्योरेंस के लिए। तो लोगों को लगने लगा ये एक है ना जो फ्रॉड का तरीका है, लोगों को स्कैम करने का तरीका है कि 2 साल 3 साल में कैसे डबल हो सकता है पैसा। लोगों ने पैसा डाला और उन्होंने देखा कि पैसा तो मेरा कट रहा है यूलिप में और मेरा पैसे की तो वैल्यू ही नहीं है इतनी। तो लोग बहुत जल्दी जल्दी विड्रॉ हुए, इंश्योरेंस कंपनीज को भी लॉस हुआ। तो कंपनीज भी बहुत सारा एडवाइजर जो सेक्शन था उसके ऊपर हाथ खींचने लगी। बहुत सारी कंपनी ने बहुत सारे एडवाइजर्स के लाइसेंस कैंसिल किए। रीजन की वो तो नेगेटिव अप्रोच बनती चली गई। उस अप्रोच को खत्म करने में 6 से 7 साल लगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। बट ऐसा नहीं था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री गलत थी, एडवाइजर गलत थे, वो अप्रोच गलत थी। ये जो भी मीडियम है, ये अप्रोच का है कि आप किसी को अप्रोच किस तरीके से कर रहे हो। आज मैं किसी को हेल्थ इंश्योरेंस देने जाता हूँ या कोई भी जाता है, तो उसकी अप्रोच क्या है वो डिपेंड करती है कि वो उस क्लाइंट के साथ कितना लंबा रिलेशन बनाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो कहते हैं कि हम कैरियर नहीं बना पा रहे इस इंडस्ट्री हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो पॉलिसी तो दे रहे हैं, बट वो पॉलिसी जो है वो उस अप्रोच के साथ नहीं दे रहे कि हम उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए। वो इस अप्रोच के साथ दे रहे हैं कि आज हमने दिया वो आज खत्म है। दूसरा चीज क्या होता है कि जो नेगेटिव थॉट बना, और दूसरा क्या होता है कि इस वजह से अब जो एडवाइजर है उसको एक इंसेंटिव आना है। अब इंसेंटिव वो आना है कि जितना वो काम करेगा, तो पेरेंट्स को क्या लगता था, या लगता है कि इसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कि रेगुलर इनकम नहीं आ रही है, तो अगर कोई अनमेरिड बंदा है तो इसकी शादी कैसे होगी, या फिर अगर शादी हो गई है तो बच्चे कैसे पालेगा, आगे अपना करियर कैसे बनाएगा, स्टेबल कैसे करेगा, दूसरे दोस्तों के साथ पीछे रह जाएगा। कंपैरिजन चलता है ना अपने इंडियन, तो कंपैरिजन है ना, वो इस चीज को बड़ा प्रॉब्लम करता है। प्रॉब्लम करने की वजह से क्या हुआ कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में जो पिछले 10 साल पहले ही ग्रो करती, वो आज कर रही है। ये 2013, 2013, 15, 14 तक हो जाना चाहिए था जो आज हो रहा है। वो जस्ट बिकॉज कि पिछले उस 5-7 सालों के अंदर जो हुआ उसने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बहुत पीछे धकेला। बट इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरा सपोर्ट के साथ आगे आई लोगों के साथ, और उसने बहुत अच्छा सेक्शन बनाया, लोगों को गाइड किया, लोगों को एजुकेटेड किया, तो लोग बढ़े। जैसे दीपांशु ने बताया कि दीपांशु के पिताजी फादर है, उन्होंने एक बहुत अच्छा, उनका जो वर्किंग है बहुत अच्छा है, उन्होंने एक अपना एक अलग नेटवर्क बनाया। तो चीजें क्या है ना कि करने के साथ आया। ऐसे ही जो पॉजिटिव लोग थे उन्होंने इस इंश्योरेंस सेक्शन को बचा के रखा और इसको आगे लेके आए। तो जैसे आज हमारी जनरेशन में या फिर आने वाली जनरेशन में क्या है, लोग इस चीज को आगे ले पाए, तो हम उसी चीज के लिए हम बात कर रहे हैं आज कि इसमें जो नेगेटिव थॉट्स हैं लोगों के मन में,
वो नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये जो एक बिजनेस है एडवाइजर का, एजेंट्स का, जो भी चीज है, वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है और वो एक स्टेबिलिटी भी देता है आपको ही नहीं, आपके बच्चों को, और रॉयल्टी भी देता है। रॉयल्टी किस तरह में, क्योंकि आप जो बिजनेस करते हो, आज जो बिजनेस करते हो, वो आने वाले सालों तक वो रॉयल्टी देगा लोगों को, जो भी एजेंट्स है उसको देगा, उसकी फैमिली को देगा। तो ये बिजनेस ऐसा नहीं है आज किया बंदे के साथ ही रहेगा, या फिर किसी एक नाम का बिजनेस नहीं है कि जैसे हम ब्रांड नेम की बात करते हैं कि एक आज ब्रांड था, जब तक वो थे तब तक था, वो आने वाले के बाद वो खत्म हो गया, वो उनके बाद भी मिलता रहेगा उनकी फैमिलीज को। तो इसलिए ये जो बिजनेस है ना, ये लॉन्ग टर्म है, इसको शॉर्ट टर्म ना समझे। हम वही चीज बताना चाहते हैं लोगों को, और अच्छा चले, और कुछ नहीं है। तो सर जैसे आप कोच हैं दोनों, तो एक होता है ना हर चीज का एक सिलेबस होता है, तो क्या इंश्योरेंस ट्रेनिंग का भी कोई सिलेबस होता है? इंश्योरेंस ट्रेनिंग जो होती है वो डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट आवर्स के लिए डिफाइंड। जैसे LIC एक जो गवर्नमेंट कंपनी है, सबसे बड़ा जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो 100 आवर्स का ट्रेनिंग बोलती है ना। हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर किसी को बनना है तो सिर्फ 15 घंटे की ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये एक प्री डिफाइंड सेट है जो IRDA ने बोला है कि इतना ट्रेनिंग तो किसी को भी लेना चाहिए, और मैं मानता भी हूँ कि किसी भी फील्ड में हम एंटर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत सीख के ही एंटर करना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग या ये जो सिलेबस की आप जो बात कर रहे हैं, एज सच कोई बहुत टफ, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। आप किसी भी सक्सेसफुल कंपनी, एजेंट के साथ मिलके, जुड़ के, उनके साथ बैठ के कुछ 15 से 20-25 घंटों में काफी सारी चीजें सीख सकते हैं, जो आपको एक बिजनेस की शुरुआत देने के लिए काफी रहेगा। एक होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग, एक होता है ऑफलाइन ट्रेनिंग, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फर्क क्या है दोनों में? ऑनलाइन ट्रेनिंग हम घर बैठे बैठे ले सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूथ प्रोफेशनल्स हैं अक्रॉस द कंट्री जो रिमोट एरियाज में भी हैं, उनको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कंपनीज के वेबसाइट्स पे, पोर्टल्स पे, गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे ट्रेनिंग अवेलेबल है, वहां से हम सीख सकते हैं। ऑफलाइन भी होती है इंडिया में, बट वो मेट्रो सिटीज में लिमिटेड है। वहां कुछ प्री डिफाइंड सेंटर्स हैं जो IRDA के गवर्नड सेंटर्स है, वहां पे भी ट्रेनिंग्स दी जाती है। वहां से हम वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेकर कहीं पर भी इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। बट आज भी ये ट्रेनिंग्स कंपलसरी नहीं है। अगेन, हम ऑनलाइन अपने टूल्स को यूज करके, गूगल का यूज करके, कहीं से भी पढ़ के बहुत इजीली इंश्योरेंस एडवाइजरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या घर बैठे बैठे क्या कोई इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसके लिए बनने की भी जो चीजें हैं, हम आपको, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, या जो भी व्यूअर हैं जो देखने वाले हैं, अगर वो इस चीज को सीरियस ले, एक पॉइंट को भी सीरियस ले, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज की डेट में जो भी गृहिणी है, हाउस वाइफ है, या फिर ऐसे लोग जो ऑफिस नहीं जा सकते किसी भी वजह से, ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम या एनीथिंग, दे कांट गो ऑफिस, दे कांट गो फॉर फुल टाइम जॉब, तो वो चीज वो अपने घर बैठे कर सकते हैं। और आज की डेट में जितना भी सर्कल है लोगों का, जितने भी आज हम मेट्रो सिटीज में हैं, मेट्रो सिटीज में आप रहते हैं तो किसी ना किसी सोसाइटी में रह रहे हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, हर सोसाइटी में 500 से 700 फैमिली मिनिमम रह रही है। आप उसमें, आप घर बैठे आप काम कर रहे हैं, जस्ट अपडेट योर इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स और योर सर्किल, आप उनको भेजिए, आपको अपने आप वो लोग आएंगे, क्योंकि आप उसी एरिया में रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोगों का एक ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट बनता है तो चीजें, और आप अगर कहीं सही गाइडेंस के अंदर आप काम कर रहे हैं कंपनीज के साथ जो चीजें हैं, तो वो आपको क्या मिलता है, एक अप्रोच मिलती है लोगों को क्लोज करने के लिए। वो आपको हेल्प भी करते हैं कि आपको कैसे, तो वो जो है ना, आपका जो कनेक्शन है वो यूज करके आप जो चीज दे रहे हो वो सही है, आप श्योर हो, तो आप आगे देने के लिए पिच कर सकते हो और इजीली क्लोज। आप सोचो 500 फैमिलीज अगर आप कनेक्ट करते हो किसी भी तरीके से, 500 फैमिली से आप साल भर रेवेन्यू, उनके पास कार भी है, उनके पास बाइक भी है, स्कूटी भी है, फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस, उनका इन्वेस्टमेंट प्लान, उनके आगे भी। अब एडवाइजरी, आप इंश्योरेंस के अलावा बहुत चीजें हैं करने के लिए, और उन चीज में आप जितना पूरा साल भर निकालना, और जितने भी आप रेफरेंस, जब किसी को अच्छा लगता है फिर रेफरेंस बनता है, फिर आप एक जगह से दूसरी जगह रेफरेंस लेते हैं, आता है। ये रेफरेंस का बिजनेस है और बहुत अच्छा बिजनेस है। जिसको अच्छा लगा, माउथ पब्लिसिटी है, और माउथ पब्लिसिटी आप जितने ब्रांड दिख रहे हैं, आप फूड के देख लीजिए, किसी सब माउथ पब्लिसिटी चल रहा है। ब्रांडिंग आज के डेट में डिजिटल होता है, पहले माउथ पब्लिसिटी चलती, आज भी वही सबसे कोर है चीज में, डिजिटल में, तो वही चीज अभी भी चल रहा है। उसी की वजह से हम कह रहे हैं कि आप घर बैठे के आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली लोग तो ऐसे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं,
नाम नहीं लेंगे हम किसी का भी, बट बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं सिंपल एम्प्लॉय की तरीके से, वो वहां से अपना काम कर रहे हैं एज ए पार्ट टाइम, और वो जितना सैलरी ले रहे हैं ना वो उससे ज्यादा कमाते हैं। बट क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उनकी जॉब भी चल रही है और ये भी चल रहा है। क्या बात। एक चीज और हमेशा मैंने देखी है, जो लोगों का एक होता है ना सवाल, जो मैं आज शायद आप लोगों से करने जा रही हूँ, कि जो एक एजेंट का काम होता है वो कब तक रहता है। अगर किसी फैमिली ने कोई इंश्योरेंस लिया, वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, कोई सा भी हो सकता है, एक एजेंट का काम सिर्फ इंश्योरेंस सेल करना होता है या उसके साथ लॉन्ग टर्म तक एक रिश्ता बना के रखना होता है? देखो, इंश्योरेंस का जो जर्नी है या कि जो बिजनेस है वो रिलेशनशिप बेस्ड ही होता है। तो अगर किसी से हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो कभी भी ये सोच के नहीं बनाते हैं कि 2 दिन के लिए रिलेशनशिप बनाना है, या 1 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। रिलेशनशिप हमेशा लॉन्ग टर्म ही बनते हैं। तो सिमिलरली इंश्योरेंस में भी आज हमने किसी को कोई पॉलिसी अगर सेल किया है, वो एक ट्रांजैक्शन हुआ, बट वो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है वहां पे, तो ये लॉन्ग टर्म ही चलता है। बिकॉज एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो मैं भी चाहूंगा, आज उन्होंने एक पॉलिसी ली है, कल को कुछ और रिक्वायरमेंट आएगी, घर में शादी होगी, घर में बच्चा होता है, ठीक है, बच्चे की पढ़ाई होती है, हर चीज के लिए, हर प्रोविजन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं, हमें सिक्योरिटी के लिए फैमिली में बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, किसी का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, मेंबर्स बढ़ जाते हैं, एज बढ़ जाती है, तो हर टाइम, थोड़े थोड़े टाइम में हर फैमिली में इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूं तो जितना लॉन्ग टर्म हम एसोसिएट रहेंगे उतना मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। और अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, जितना लॉन्ग टर्म रहेंगे उतना रिलायबिलिटी उनकी तरफ से हमारे लिए बढ़ेगी, उतना ट्रस्ट उनका बढ़ेगा हमारे पास। तो ये लॉन्ग टर्म ही है, शॉर्ट टर्म है ही नहीं। जितना लॉन्ग टर्म रहेंगे उनको भी फायदा है, हमें भी फायदा है। ये एक 2 वे कम्युनिकेशन टाइप बिजनेस है, जहां पे जितना कम्युनिकेशन हमारा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट के साथ रहेगा, क्लाइंट का हमारे साथ रहेगा, दोनों पार्टी बहुत खुश रहेंगी और हमेशा सिक्योर रहेंगी और बढ़िया रहेगा। क्या बात है। तो ऐसे ही इंश्योरेंस में ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इंडिया में जो एजेंट बनाती हैं? इंश्योरेंस कंपनीज में आप सारी कंपनीज, पर्टिकुलर कोई कंपनी का नाम नहीं है, जितनी भी सारी कंपनीज हैं वो सब बनाती हैं। जिसमें से एक कंपनी है जिसको छोड़ दें जो इस स्ट्रक्चर पे काम नहीं करती है, ठीक है, बाकी इसके अलावा सब है। अगर हम बात करें तो वो एक ही है जिसमें एको है। एको जो है वो नहीं बनाती है, इस पे काम नहीं करती है, वो डायरेक्ट सेलिंग में है। तो अगर कोई एक नया उसमें ऐड कर देते हैं ना। और इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ कंपनीज ही नहीं बनाती हैं आज के टाइम पे। इंश्योरेंस एजेंट आज के टाइम पे बहुत सारे इंश्योरेंस ब्रोकर्स भी हैं जो अपॉइंट करते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स हैं जो अपॉइंट करते हैं, है ना, बहुत सारे IMF हैं जो अपॉइंट करते हैं। तो पहले की तरह इंश्योरेंस रहा ही नहीं है। इसका जैसा मैंने बताया इनिशियली, स्कोप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पॉसिबिलिटीज और कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा अनलिमिटेड हो चुकी हैं। तो एक एडवाइजर को आज काम करने के लिए 100 तरीके मिल जाएंगे, 100 जगह मिल जाती हैं। तो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टुवर्ड्स कंपनीज, अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो लोग, हम जैसे लोगों के साथ एसोसिएट होकर भी लोग काम कर सकते हैं और इनफैक्ट कर रहे हैं। क्या बात है। तो जैसे दीपांशु सर, एक है कि अगर मान लेते हैं कोई एक इंश्योरेंस एजेंट बन गया, नया इंश्योरेंस एजेंट बनाए, उसकी इनकम कितने टाइम बाद आना शुरू हो जाती है? देखो, शुरू तो बहुत इजी है, पहले हफ्ते से ही हर किसी की इनकम आना स्टार्ट हो सकती है। हमें सैलरी की तरह 1 महीना 2 महीना वेट नहीं करना पड़ता है। फर्स्ट वीक से ही हम काम कर सकते हैं, फर्स्ट वीक से ही हम कमा सकते हैं। यही इस बिजनेस की, इस प्रोफेशन की ब्यूटी है कि हम फ्लेक्सिबल आवर्स में अपने लिए जितना मर्जी काम कर सकते हैं। और इनकम की अगर बात करें तो 5,000 से स्टार्ट होकर 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितना भी वो जा सकता है। देयर इज नो लिमिट टू द इनकम ऑफ अ इंश्योरेंस एडवाइजर। ओके, तो इंश्योरेंस में गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी कौन सी ज्यादा बेटर है? गवर्नमेंट या प्राइवेट का इससे फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली क्या है कि ये लोगों की अप्रोच वाली बात है या समझ की बात है, वो किस पे ज्यादा लेवल होता है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी गवर्नमेंट बैंक में जाइए और एक प्राइवेट बैंक में जाइए, जो डिफरेंस आपको वहाँ मिलेगा उसे यहाँ मिलता है, ज्यादा डिफरेंस और कुछ नहीं। प्रोडक्ट सबके लगभग क्वालिटी है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं जिनमें चैलेंजेस आता है या कुछ डिफरेंस होता है, बाकी कैटेगरी वाइज सब कुछ सेम होता है। आप एक बात करो कि हेल्थ की बात करो तो हेल्थ में सब कुछ मिलेगा वही, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए सब चीजें। अब पर्टिकुलर कोई कहेगा मैटरनिटी के लिए कोई प्रोडक्ट, तो किसी कंपनी ने मैटरनिटी के लिए अलग से प्रोडक्ट बना के दे दिया, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है।
अब सारी कंपनियां क्या करेंगी, मैटरनिटी, अगर डिमांड ज्यादा लगेगा तो मैटरनिटी की, जैसे लॉकडाउन के बाद 2022-23 में, 21-22-23 में मैटरनिटी के कुछ प्रोडक्ट आए और आके चले गए क्योंकि लोगों ने देखा। तो यही डिफरेंस और कुछ नहीं है। डिफरेंस वाइज हम बात करें प्राइवेट गवर्नमेंट का, प्रोडक्ट वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, बस फैसिलिटीज का डिफरेंस है जो आप प्राइवेट बैंक और सब कंपनीज IRDA से लाइसेंस लेकर ही काम करती हैं। सारी कंपनीज अपने क्लाइंट को सर्विस देती हैं, क्लेम्स देती हैं और नया प्रोडक्ट्स निकालती हैं, और हर कंपनी का मोटो यही है कि वो खुद भी ग्रो करें और इंडियन पॉपुलेशन को सेफगार्ड करें, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें। तो सर इंश्योरेंस एजेंट की कमाई कितनी होती है? इंश्योरेंस एजेंट की कमाई, मेरी कमाई तो पहली कमाई तो 3,000 रुपये थी, बट आज की डेट में जो कमाई है गुड। बाकी जो हमारे साथ जो लोग काम करते हैं वही मैं बता रहा हूँ, 1,500 रुपये 2,000 रुपये से उन्होंने स्टार्ट किया, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर से, बट आज की डेट में जब वो कमाते हैं महीने का, हमारा जो चेक वगैरह देखते हैं उन लोगों के साथ, तो वो समझ कि एक बंदा एक साथ में डाउन पेमेंट कर सीधा 1 शॉट में गाड़ी ले सकता है। वो गाड़ी भी नॉर्मल नहीं, बहुत अच्छी SUV टाइप की बहुत अच्छी गाड़ी 1 शॉट में ले सकता है पर मंथ की, इस लेवल तक का पे आउट भी लोग लेते हैं। तो कमाई का नहीं है इतना मैटर, मेन बात है कि अप्रोच की लोगों के साथ में लोग कितना पॉजिटिवली काम करते हैं। कमाई इस वाले सेक्शन में ऐसा है कि जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रख के लोगों के साथ रिलेशन बना के काम करोगे, आपका बिजनेस उतना ही ग्रो करता है। हमने वो ग्रो मैंने देखा है, मैं तो मतलब खुद के लिए कहता हूँ कि लाइव एग्जांपल वाली बात आती है, और जिन्होंने मेरी जर्नी देखी है वो शायद मेरे को देख के काफ़ी लोगों ने अपने आप को क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ तो कुछ लोग तो कहते हैं कि यार मतलब सर आपकी वजह से मैं फैमिली स्टेबल कर पाया, मेरी मतलब भी बच्चों के साथ लाइफ कुछ आगे बढ़ा पाया। कुछ लोगों के साथ ही होता है कि सर घर वाले बोलते हैं, वो नहीं कि इसकी शादी होगी सर, अभी तो नहीं तो बाबा डोलता था, ऐसा करता था। तो जो चीज़ें है ना कि टाइम के साथ हमें फीलिंग, ये एक्सपीरियंस है ना, मतलब कई बार हम जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को भी फील लग रहा है अंदर से, वो रोंगटे खड़े होने वाली बात जो आती है, क्योंकि जब लोग कहते हैं ना आपके लिए तो अच्छा लगता है। जो पैसा कमाना है ना, तो पैसा कमाते हैं तो हम रेगुलर ही हैं, मतलब क्लाइंट का रिव्यू जब आता है तो एक अलग जो हमारे साथ रियल इंसिडेंट होते हैं जब मिलते हैं करते हैं, और जो पेरेंट्स मतलब मेरे पापा की एज के लोग जब हमें ऐसा कुछ बोलते हैं तब लगता है कि यार हमने कुछ लाइफ में कमाया है। या फिर मैं अपने होम टाउन जाता हूँ तो मेरे को बहुत नेगेटिव थॉट सुनने को मिलता था, मतलब नेगेटिव पेरेंट्स को सुनने को मिलता था। पर जब उन्होंने मेरे पिछले 5-7 सालों के अंदर जब वो ग्रोथ देखी है और चीज़ें, तो सब है ना उनके वर्ड्स चेंज है। आज की डेट में किसी को मेरे को आंसर करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपने आप वो चीज़ें दिखती हैं, वो बोल नहीं पाते हैं उतना, उनके वर्ड्स चेंज हो चुके हैं। वो टाइम के साथ आता है, वो टाइम आपको देना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ में दीजिए, आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, लोग प्राइवेट जॉब की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अगर स्टेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब की बात की वजह से जितना हमारे अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो चीज़ है जिसकी वजह से लोग इतना परेशान होते हैं, अगर लोग वाकई में अगर इस इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा भी सही समझ के अगर आगे बढ़े, ट्रस्ट करें, तो इससे ज़्यादा सेफ नहीं है। मतलब आपकी लाइफ, आपकी बच्चों की लाइफ या आपकी फैमिली की लाइफ, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है अभी करने का। मतलब एक इसी में यार लाइफ एग्जांपल मांग रही हूँ, तो उसमें फिर आप ऐड करना। ठीक है। तो जैसे अभी आपने ना एक बात कही कि लोगों का कहीं ना कहीं रवैया चेंज हो जाता है, एक देखने का एक होता है ना कि पहले आपको किस नजरिए से देखना है, अब किस नजरिए से देखना है। तो थोड़ा सा पर्सनल है आप दोनों से सवाल, शायद रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, एक ऐसा मोमेंट जो आपको हिट किया हो, और होता है ना कि एक ऐसा टाइम आता है जब आप लगता है कि अब तो मुझे करके दिखाना ही है, तो आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताएं। देखो, मेरी लाइफ से अगर मैं रिलेट करूँ तो एक मोमेंट है, या मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है ना। बैक इन 2016 मेरे को मेरी पहली गाड़ी लेनी थी। सो आई वेंट टू माई फादर कि मेरे को गाड़ी लेनी है, इतने लाख की है। ही स्ट्रेट अवे सेड कि ठीक है, कितने टाइम में लेनी है? आई सेड 3 से 4 महीने में लेनी है। तो उन्होंने मेरे सामने बैठ के एक बैक कैलकुलेशन किया कि अगर 4 महीने में ये गाड़ी लेनी है जिसकी कीमत X अमाउंट ऑफ रुपीज़ है, उसके लिए आपको पर मंथ इतना करना है, पर मंथ इतना करने के लिए इतना कमीशन अर्न करना है, वो कमीशन अर्न करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ प्रीमियम करना पड़ेगा, इतना बिजनेस करना पड़ेगा, वो बिजनेस करने के लिए आपको कितने मीटिंग्स करने हैं। तो पूरा बिजनेस का ब्लूप्रिंट हमने 3 से 4 महीने का बनाया। तो बाय गॉड ग्रेस लकीली मैंने वो अचीव किया 3 से 4 महीने में। फुल कैश डाउन मैं अपनी गाड़ी पहले लेके आया। तो वो मोमेंट आज भी याद आता है, रिलेट करते हैं, और आज भी जो भी गोल सेटिंग हम करते हैं
अपने बिजनेस के लिए मंथली या एनुअली, वो ऐसे ही बैक कैलकुलेशन करके करते हैं। और एक ब्यूटी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की कि कमाई सिर्फ वो नहीं है जो हमें आज काम करा और वो दिख रही है, इसमें रिन्यूअल्स का बहुत बड़ा रोल है। कोविड में जब सब लोग के पास जॉब नहीं थी या सब लोग घर पे बैठ गए थे, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे डे टू डे खर्चे चलाने हैं, कैसे अगले महीने पैसे आएंगे, उसके अगले महीने पैसे कैसे आएगा, अगर 1 साल लॉकडाउन हो जाए और 2 साल हो जाए तो हम क्या करेंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो एडवाइजर्स हैं उन सब के पास रिन्यूअल इनकम आ रही थी। तो रिन्यूअल इनकम की पावर ये है कि आपकी प्रेजेंट इनकम से ज़्यादा आपकी रिन्यूअल इनकम बन जाती है अगर आपने इनिशियल 3 to 4 5 ईयर्स अगर अपने बिजनेस को अच्छे से दिए हैं, और वो रिन्यूअल इनकम आपकी लाइफ टाइम रहती है जो किसी और बिजनेस में नहीं है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब्स में भी पेंशन नहीं है, बट एक इंश्योरेंस एडवाइजर के पास पेंशन के तौर पे उसके रिन्यूअल्स होते हैं। तो ये ब्यूटी है, ये पावर है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एंड इट्स अ मैटर ऑफ 5 to 10 ईयर्स ऑफ गुड हार्ड वर्क, जो हम वैसे भी अपने जॉब में करते हैं, अपने हर बिजनेस में करते हैं। तो सुनील सर, आपके बारे में थोड़ा सा वो हिट मोमेंट हमारे ऑडियंस को बताएं। नहीं, मोमेंट तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मोमेंट ऐसे नहीं है कि चीज़ें, बट बहुत जोर लगता है कि जब मैं स्टार्ट किया बिजनेस 15 के बाद, तो 15 से 17 18 तक थोड़ा सा क्या है कि ऑन ऑफ चीज़ें चलती हैं, क्योंकि क्या है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, आप खुद अपना चीज़ें कर रहे हो, फिर आप चीज़ें स्टार्ट कर, तो क्या है कि एक ऑन ऑफ चलता रहा। उसी बीच में शादी हुई, शादी होने के बाद चीज़ें सब ठीक था चीज़ें, बट चीज़ें क्या होता है ना कि एक क्लिक करने वाली बात होती है कि कहाँ पर हम अपने आप को प्रूव करें, और जो अपनी फैमिली, सबसे पहले फैमिली होती है, तो जो पेरेंट्स हैं या फिर अपने जो और भी जो रिलेटिव्स हैं, जो उनको प्रूव कर, आदमी है ना खुद को प्रूव करने जाता है, उनको प्रूव करना चाहता है, वो शुरू में होता है। तो वो प्रूव करने के लिए क्या होता है कि चीज़ था कि प्रूव करने के लिए, और मैं मेट्रो सिटी में हूँ तो मुझे प्रूव करने का क्या है, तो मुझे नहीं पता था, मैंने वो शायद प्रूव कर दिया। तो एक टाइम ऐसा है कि जब मेरे पास एक अच्छा इनकम आया वन शॉट में, जैसे दीपांशु बोल रहे हैं चीज़ आया, तो वन शॉट में जब मैंने एक अपना खुद के लिए घर के लिए बुक किया पूरा वन शॉट में, जैसे डाउन पेमेंट कर रहा है, तो पूरा वन जब बुक किया तो घर वालों को बिलीव ही नहीं हुआ पहली बार कि वो कह रहे कि मजाक कर रहा है, और उनको ये भी था कि ये मजाक करता नहीं है ऐसे, पर वो सच में सब मजाक ही समझे। जब मैंने उनको बोला तो फिर लेटर घर पे पहुंचा है, जब बुकिंग का सारी चीज होने के बाद, जब होम टाउन, क्योंकि मेरा होम टाउन से था, जब वो घर पहुंचा तब दे बिलीव दिस कि हाँ इसने कुछ वाकई में किया था, ये मजाक नहीं कर रहा था। जब सबके सब वो यहाँ पर आए, सब चीज किया, तो ऐसा मतलब मेरे को लगा कि मैं कोई बात कर रहा हूँ, मेरी बात कोई बिलीव नहीं कर रहा है। तो भी एक मोमेंट था, वो मोमेंट इसलिए था क्योंकि लोगों कहते हैं ना कि आप किसी को बता रहे हो, वो बिलीव नहीं कर रहा है, पर उसके बाद 15-20 दिन या 1 महीने बाद कुछ चीज उनके पास जा रही है, तब सब आ रहे हैं, सबके फोन आ रहे हैं, कर रहे हैं। तो घर पे, क्योंकि वो एक मेट्रो सिटी के अंदर आप एक लैंड लेना और वो भी एक चीज घर बना, तो वो एक अपने आप में एक मोमेंट था। तो वो जब हुआ बहुत चीज, तो सब आए तो अच्छा लगा। उसके बाद तो और भी चीजें बहुत कुछ हुई, बट उससे ज्यादा ये हुआ है कि लोगों ने जब खुद के दिए रिव्यू, किसी के ने कुछ अच्छा, किसी के साथ हमने किसी को प्रेशर में कह के कि भाई तू इसको ले, तेरी जरूरत है, और उसको 3-4 महीने बाद उसकी जरूरत पड़ी, तो ऐसे भी कई मोमेंट आए, तो उनको उसी से हेल्प हुई, तो वो भी एक अच्छे मोमेंट थे। तो वो क्या है कि मोमेंट बहुत हुए हैं, वो है याद रहने वाली बातें चीजें, बट जो अच्छे मोमेंट है तो ना वो याद रखते हैं। सही बात है, मतलब स्ट्रगल करने के बाद एक सक्सेस हाँ, जब मिलती है तो एक उसका अलग मजा ही अलग ही उसका है, उसका आनंद मजा होता है, मजा आप पैसे का नहीं है, मजा आप उसका लेते हो, आनंद अलग ही हाँ। आता है उसका। एक चीज और, जैसे अगर कोई फुल टाइम वर्क कर रहा है या कोई पार्ट टाइम कर रहा है इंश्योरेंस एजेंट बनने का, दोनों में फर्क क्या होता है? फ़र्क होता है कि हम कितना टाइम इस बिज़नेस को दे रहे हैं। इनिशियल लेवल पे इट्स गुड, इट्स ओके टू स्टार्ट पार्ट टाइम, क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऑलरेडी सब अपनी लाइफ में कर रहे हैं, और हमें अचानक से कहीं से किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू या कहीं से पढ़ने के थ्रू पता चलता है कि इंश्योरेंस एडवाइज़र बना जा सकता है, तो इन लोग बन जाते हैं। तो सब कुछ छोड़ के पहले दिन से ये फुल टाइम अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इट्स ओके, तो पार्ट टाइम लोग करते हैं, जिसमें वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, कुछ लोग रिटायर्ड होते हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं आईटी में, रियल एस्टेट में, कहीं भी, तो पार्ट टाइम स्टार्ट करना भी सही है। उसको इवेंचुअली जब दिखता है पोटेंशियल कितना है, तो लोग पार्ट टाइम से फुल टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जो पहले दिन से फुल टाइम करते हैं, तो फुल टाइम करना भी अच्छा है, पार्ट टाइम करना भी अच्छा है। हम तो ये मानते हैं कि करना इज इम्पॉर्टेंट,
कैसे करना है वो तो इवेंचुअली धीरे धीरे रास्ते खुल जाते हैं। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, अभी तक क्या है, लोगों ने इसको हमेशा सेकंड ऑप्शन रखा है, बट अगर इसको फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करें तो ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है जॉब का या फिर करियर का लोगों का। जो आज की डेट में बोलते हैं कि आज इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है या कुछ भी है, या फिर जो एवरेज इनकम है वो इतनी कम है, अगर रियली अगर कोई इस चीज़ को समझे और इसको एक, आप कहते हैं ना बैंक एमबी करते हैं लोग, इंश्योरेंस वाले सेक्शन में बहुत कम करते हैं। क्यों? वो एक थॉट लोगों ने सोचा हुआ है कि जो इंश्योरेंस है उसमें कैरियर क्यों बनाना है, क्या है, इतना फाइट है। बट आप फर्स्ट डे से अगर उस चीज को सोच के चलो ना आप माइंडली, क्योंकि हम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है ना वो इस तरीके से बनाया ही नहीं गया है। कभी भी जो इस तरह की जो सेल्फ एजुकेशन सिस्टम में कभी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इस चीज को तो दिया ही नहीं है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है कि आपको पढ़ना है, लिखना है, ये करके आपको जॉब करनी है। बट आपने कभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे या बिजनेस पे तो जोर ही नहीं दिया है। पर जो पिछले 4-5 सालों के अंदर जो आए हैं, स्टार्टअप्स आए हैं, चीजें आई हैं, उनको देखते हुए धीरे धीरे लोग बढ़े हैं। तो हम इस चीज को कहना चाहते हैं कि लोग इसको फर्स्ट ऑप्शन की तरह लें। अगर इसको लेते हैं और इसको करते हैं तो जितना टाइम आप दूसरी जगह लगाते हो ना, वो आपकी एक्टिव इनकम बनाता है। या आप जॉब कर रहे हो, सैलरी मिल रही है, दैट इज एक्टिव इनकम। ये आपकी पैसिव इनकम बनाता है, जो कृपांशु भी बता रहे थे कि आपको जैसे लॉकडाउन के टाइम पे सैलरी नहीं आ रही थी, बट लोग इंसेंटिव आ रहे थे। आज पेंशन नहीं है तो बट ये पेंशन भी देता है। तो सब चीज आपके पास आ रही है, बट ये लोगों के समझने का तरीका है कि लोग इसको किस तरीके से लेते हैं। बट जितनी जल्दी इसको लेंगे तो ये कह सकता हूँ कि ये खुद की ग्रोथ से साथ साथ एक अपनी कंट्री की ग्रोथ में भी बहुत सपोर्ट करेगा। क्योंकि आप एक सोचिए ना, एवरेज इनकम को बढ़ाते हैं तो हर तरीके से चीज फर्क पड़ता है। तो बहुत चीजें हैं, बट इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि लोग इसको किस तरीके से ध्यान दें और लें। तो एक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट का डेली रूटीन किस तरीके का होता है? सी मैं अगर इसका आंसर दूं तो आई विल रिलेट इट टू एनी बिजनेस, एनी अदर बिजनेस ऑल्सो। किसी भी बिजनेस में पूरा दिन 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट होता है बिजनेस डेवलपमेंट, जो हर बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वहीं से इनिशियल रेवेन्यू आता है। सेकेंड, एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होता है बिजनेस रिटेंशन। थर्ड पार्ट होता है सेल्फ लर्निंग और ग्रोथ। तो मैं बोलूँगा कि 60% ऑफ द डे शुड गो इनटू बिजनेस डेवलपमेंट, जहाँ पे हम बिजनेस मीटिंग्स कर रहे हैं, जहाँ पे हम नए बिजनेस एक्वायर करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। बिजनेस रिटेंशन में 30% टाइम शुड गो, जिसके अंदर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर से मिलते हैं, उनके नीड्स को एनालाइज करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कहीं और ना जाएं, आपसे स्टिक करें, ट्रस्ट बना रहे। 10% विच इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेल्फ लर्निंग और ग्रोथ। उसमें भी हमें आइडियली अपना टाइम डिवोट करना चाहिए। किसी सेमिनार को अटेंड करें, कोई सर्टिफिकेशन करें, कोई कोर्स करें, या कोई पॉडकास्ट सुने, है ना, या फिर कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे तरीके हैं। तो एक रूटीन यही होना चाहिए कि हमें थोड़ा सा लर्निंग, काफ़ी सारा टाइम बिजनेस डेवलपमेंट में और थोड़ा टाइम रिटेंशन में भी डेली देना चाहिए। एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के लिए ये काफ़ी है। इसको थोड़ा सा लेमन के अकॉर्डिंग हम कहें, लेमन के अकॉर्डिंग तो यही है कि जो बात ये कह रहे हैं लर्निंग, वो बिल्कुल सही है। जो आपको सीखना तो है ही, सीखने का जो मेन है, जैसे अगर कोई बनता है तो क्या सीखना है? सीखना ये है कि आप मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है वो मेन जानना जरूरी है सीखने के लिए। तभी आप दूसरे को प्रोडक्ट जानोगे, तभी आप अपना प्रोडक्ट के लिए चीज दे पाओगे किसी को। तो ये सीखना जरूरी है, कंपैरिजन जरूरी है, और उसमें आपके प्रोडक्ट में क्या चीजें हैं, समटाइम आपके प्रोडक्ट में क्या नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। तो exactly. तो वो चीजें है ना जो बेसिक है, ये बेसिक्स हैं लोगों के अंदर। चाहे हम मोटर की बात करते हैं, मोटर इंश्योरेंस में बहुत लोग एक बहुत जेन्युइन चीजें हैं, बहुत बेसिक चीज है, वो छोड़ देते हैं। जैसे कि क्लाइंट कह रहा है, वो क्लाइंट को समझाने की कोशिश ही नहीं करते। क्लाइंट को एक पर्सनल एक्सीडेंटल वाली चीज होती है, उसको समझाने की कोशिश नहीं करते। क्लाइंट ने मना कर दिया, छोड़ दो। बट अगर आप सोचो कि वो 300-350 पर पॉलिसी आप वो ऐड करते जाओ, तो आपका जो कमीशन है वो भी, दूसरा उस जो क्लाइंट का आप कर रहे हो उसको भी एक 15 लाख का एक कवर आप दे रहे हो। 300, आप सोचो 300 कितना स्मॉल अमाउंट है, और 15 लाख का जो कवर मिल रहा है
वो कितना बड़ा है। तो ये जो चीज लोगों को नहीं समझ में आती है, यहाँ जो एजेंट्स होते हैं या कहीं लैग करते हैं वो यहाँ लैग कर जाता है, समझने की जरूरत है। तो यही चीज समझाने के लिए जो है उनको अपने आप को अवेयर करना और सीखना जरूरी है कि चीज होगा। वही मेन है कि हम रेगुलर अपने आप को अपग्रेड करते रहे और कुछ नहीं। तो सर जैसे मान लिया कोई एजेंट बन गया है, इंश्योरेंस एजेंट बन गया है, अब वो क्या कौन कौन से इंश्योरेंस बेच सकता है, किस चीज को बेचेगा? तो इंश्योरेंस एजेंट बनने के बाद ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में हर किसी के आता है कि अब मैं क्या करूं। करेक्ट। हम सबके पास फोन है आज के टाइम पे, है ना, सब टेक्निकली एडवांस्ड हैं, सबके फोन में 200-250 कॉन्टैक्ट्स होते हैं जी। वो कॉन्टैक्ट्स किसके होते हैं? या तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं, या जिसके साथ मैंने स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की है, मेरे आस पड़ोस के लोग होते हैं, जिससे मैं दूध लेता हूँ वो होता है, जिससे मैं न्यूज़पेपर लेता हूँ वो होता है, जो मेरे घर में आते हैं वो लोगों का नंबर होते हैं, या वो लोगों से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल, है ना, हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, है ना, गुड़गांव में, नोएडा में, तो एक सोसाइटी में ही इवन 1000 फैमिलीज होती हैं। सो 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, वट एवर रेडियस जो भी हम कवर करना चाहते हैं, उसकी अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें, मैथमेटिक्स कैलकुलेट अगर करते हैं, 1000 फैमिलीज, सबके पास एक गाड़ी है, एक 2 व्हीलर है, पर गाड़ी अगर हम 2 से 3 हजार रुपए कमाते हैं, तो 1000 गाड़ियों में एक साल में हम कितना कमा लेंगे? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए। उसमें अगर मैं 2 व्हीलर का इनकम भी ऐड कर दूं तो 15 से 20 लाख रुपए वहां से कमा सकते हैं। तो 50 लाख का इनकम पोटेंशियल मेरे इमीडिएट 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस में ही है। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग या बात करना। अब एनीवेज हम इंडिया में रहते हैं, एक पत्थर भी फेंकेंगे तो किसी आदमी को ही लगेगा, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी डेंसिटी है। तो हम किसी आइलैंड पे नहीं है जहां पे हमें ये सोचना पड़े कि मैं बात किससे करूं, मिलूं किससे, इंश्योरेंस बेचना किसको है, इंश्योरेंस की बात किससे करनी है। हमारे पास ऑलरेडी इतने लोग हैं, इतना डेटा है, सिर्फ और सिर्फ हमें स्टार्ट करके सबको अवेयर करना है कि मैं ये काम करता हूं, सबको रीच आउट करना है। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है सब आपसे ही कराएंगे, बट कहीं ना कहीं वो 50 लाख में से 5 लाख तो मैं इमीडिएट निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा इन्फ्लुएंस अपने 1, 2, 3 किलोमीटर में तो है ही, सब लोग जानते हैं। सो ये पोटेंशियल है। और जब आप अपने आप को टेक्निकली एडवांस करते हो, आप अपना प्रमोशन भी करते हो, सोशल मीडिया पे भी जाते हो, इवेंचुअली वो रेडियस आपका बढ़ता रहेगा, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आपकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी भी बढ़ती रहेगी। और ये एग्जांपल अभी मैंने सिर्फ मोटर इंश्योरेंस का आपको दिया है। हम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का भी करते हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस का भी करते हैं। कोविड से पहले और कोविड के बाद में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरी चेंज हो गई है जी। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ कैसे लोग हेल्थ इंश्योरेंस को देखते थे जी। पहले लोग उतना नहीं लेते थे, आज खुद आगे बढ़ के हर किसी से मांगते हैं। हर कोई अपने घर में बैठ के कभी ना कभी ऑनलाइन सर्च करता है या किसी एडवाइजर को ढूंढता है जो उनको अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस दे पाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस में इतनी इमेंस अपॉर्चुनिटी है, लाइफ इंश्योरेंस में है, फिर जितनी दुकानें हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने ऑफिसेज हैं, उन सब के इंश्योरेंस भी होते हैं। आप मानोगे नहीं, शायद आपको पता हो, लता मंगेशकर जी का तो गले का, उनकी आवाज का इंश्योरेंस भी हुआ है। लोग अपने पार्ट्स का भी इंश्योरेंस कराते हैं, कोई अपने होठ का, कोई नाक का, कोई हाथ का, जिसको जो चीज पसंद है वो उसका इंश्योरेंस कराता है। सच में? यस, ऑफ कोर्स। इतना मैम मैं एक चीज और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अभी बहुत इजीली हमने 50 लाख फिगर कोट कर दी है ना, हमने सुन लिया, व्यूअर्स भी सुन लेंगे, है ना, बट इसके पीछे का थॉट अगर हम सोचें कि एक नॉर्मल इंसान, जब हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएट है या 10वीं पास है या सिर्फ कॉलेज से पास आउट है, 50 लाख का विजन रखता है क्या? सोच भी सकता है क्या? कितने लोग हमारे आसपास हैं जो 50 लाख कमाते होंगे? शायद ही कोई होता है जी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहां के सी लेवल जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सीईओ होते हैं, शायद उनको 50 लाख मिलता हो, या 50 लाख का पैकेज अगर किसी का लग जाए मोहल्ले में या गली में या शहर में, उसके होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो 1-2 ही होते हैं पूरे शहर में, हजारों में, लाखों में कोई 1-2 ही होता है जो 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ तक कमा पाते हैं एक साल में। तो बट ये प्रोफेशन के थ्रू हम एटलीस्ट ये प्रोजेक्शन कर सकते हैं, अपने 2, 4, 5 किलोमीटर के रेडियस में ये इनकम तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, और बहुत लोग पहुंचे भी हैं। तो इसका स्कोप हम सिर्फ बातों से लिमिट नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 50 लाख बोल दें या 1 करोड़ बोल दें या 5 लाख बोल दें। इसका पोटेंशियल इमेंस है, इसका मतलब कोई अंत नहीं है। द स्काई इज द लिमिट फॉर इंश्योरेंस प्रोफेशन।
टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं लोगों से मिला भी हूँ, लोगों को देखा भी है, लोगों के साथ बैठे भी हैं जो एक्चुअली में करोड़ ऑफ रुपीज सिर्फ इंश्योरेंस बिजनेस से कमाते हैं। जैसे सर अगर मान लेते हैं कोई एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाता है, वो अपने इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे करे, इंश्योरेंस सर्विसेज को किस तरीके से सेल आउट करे और अच्छा इनकम उठाने के लिए? ओके, तो सबसे शुरुआत में तो जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जी जो कि मैं कहूँगा कि ना तो सीखने में टफ है, ना किसी को बताने में या सिखाने में टफ है, वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में कंपलसरी है कि एक गाड़ी का या टू व्हीलर का इंश्योरेंस या कमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस होना ही चाहिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सब लोग लेते ही हैं, जिसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मार्केट एस्टैब्लिश्ड है, ऑलरेडी पुश जी। प्रोडक्ट नहीं है, ये पुल प्रोडक्ट है। तो ये एक पुल प्रोडक्ट है जहां पे लोग अपने आप हमारे पास या किसी एक एडवाइजर के पास आते हैं और पॉलिसी लेते हैं। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल गांव में भी है, शहर में भी है, हर जगह है। तो एनीवन कैन स्टार्ट फ्रॉम मोटर इंश्योरेंस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि आवश्यकता, जरूरत सबको है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारी कंट्रीज में हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपलसरी है। इंडिया में भी आने वाले टाइम में हो जाएगा, प्रपोजल ऑलरेडी है पार्लियामेंट में। तो हेल्थ इंश्योरेंस से मैं बोलूंगा, मोटर इंश्योरेंस से मैं बोलूंगा, और लाइफ इंश्योरेंस। ये 3 प्रोडक्ट से प्राइमरीली हर एजेंट को या हर एडवाइजर को स्टार्ट करना चाहिए, जहां पे सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, बहुत इजी है। आपको अगर शुरू में ही बहुत टफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में आप जाएंगे, जहां पे आपको उतना नॉलेज भी नहीं है, आप टेक्निकली एडवांस्ड भी नहीं हो, तो शायद आपको फेलियर मिलेगा, फिर आप नेगेटिव हो जाओगे। इससे बेटर है कि हम वो प्रोडक्ट से स्टार्ट करें जहां पे सक्सेस रेशियो अच्छा है, जहां पे मेरा इमीडिएट अर्निंग हो सकती है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मैं बोलूंगा बेस्ट है। ये कैटेगरी से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने सर एक चीज और देखी है इसमें, अगर मैं कोविड से पहले की बात करूं, अभी तो लोग काफी अवेयर हो चुके हैं इंश्योरेंस को लेके, कहीं ना कहीं अगर कोई एजेंट भी होता था ना, तो वो छुपाता था कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ। इसके पीछे क्या था कि वो क्यों अपने आप को छुपा रहा है एक एजेंट होना? ये तो ऐसा लगता है, मतलब जो चीज़ मेरे साथ रिलेट कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि जब मैं 2011 से आफ्टर माई एजुकेशन, मैंने 1-2 साल जब छोड़ा, दोबारा स्टार्ट किया 11 से जॉब के साथ साथ, तो लोगों के साथ क्या हुआ, जब भी मैं उस चीज़ को लोगों के साथ या फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव के साथ उसको देने लगता था, तो सबका ये आ जाता, नेगेटिव थॉट आने लग जाते थे कि तेरी जॉब सही तो चल रही है, तो क्यों इस चीज़ को कर रहा है, शायद इस चीज़ को क्यों नहीं छोड़ देता, इससे लोग तेरे से बात करना बंद कर देंगे, ये कर देंगे। तो वो चीज़ क्या है ना, आती रही, बहुत चीज़ें फेस करता रहा। मैं एक कॉन्फिडेंस दिमाग में आ चुका था कि ये चीज़ में करना है, कुछ भी है। तो मैंने बहुत खराब टाइम देखा उस टाइम, मतलब मैं रोना तक आता था उस चीज़ में कि लोग बात करना बंद कर देते थे। मतलब ऐसे ऐसे दोस्त बात करना बंद कर देते थे जिनके साथ मतलब ऐसा टाइम निकाला था कि कुछ भी चीज़ कैसे शेयर करूंगा या कुछ भी होगा तो वो हेल्प करेंगे, और यहाँ तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। बस वो ये था कि एक जो मार्केट में नेगेटिव चीज़ दिमाग में आ गई थी, इस वजह से लोगों को लग रहा था, बाकी वो तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। मैं आई एम जस्ट ए मीडियम। वो चीज़ उनको समझ में तब नहीं आती थी, पर उसमें मेरे को रोना आता था क्योंकि लोग जो नॉर्मल भी कॉल करता था तो नहीं उठाते थे। तो फेस किया जॉब करते करते। फिर 2014 में जब मैंने जॉब से रिजाइन किया कि मैं इसको फुल टाइम करूँगा और आगे स्टेबल करूँगा, तो फैमिली ने मेरे से 3 महीने बात नहीं करी। ठीक है, तो चीज़ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ से फिर दिल्ली आ गया। फिर एक बार पापा से जब बात हुई तो पापा ने बोला जॉब कर ले, शादी का चल रहा था, तो शादी में क्या है कि कोई देता नहीं है, कि कोई भी ऐसे बंदे को बेटी अपनी कौन देगा जिसकी स्टेबल इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आता था चैलेंज, तो पापा ने कहा जॉब ज्वाइन कर ले। मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली। 2014 में मैंने एक नोएडा कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद वही 2-3 महीने किया क्योंकि मन नहीं लगता था। तो लगने में क्या होता था कि वो था कि मैं अपना काम सही चल रहा है मेरा, थोड़ा सा उसको फोकस करने की होता है। मैं अपना 10 घंटे आना जाना यहाँ पर दे रहा हूँ, मैं अपना काम को ठीक तरीके से दे नहीं पा रहा। मैंने 3 महीने फिर छोड़ी वो जॉब, फिर किया, फिर वही रूटीन आ गया, फैमिली से नेगेटिव थॉट आना, सब चीज़ें। तो फिर वही चीज़, अब रिश्ते आते थे, चीज़ें होती थी, तो कुछ इनकम के बेस पे आते, तो मोस्टली जहाँ इंश्योरेंस ऐड हो जाता था, चीज़ ऐड होती थी, सब निकल जाते थे। फाइनली 2015 के अंदर 1 साल मैं ऑन ऑफ करता रहा, 2 महीने 3 महीने जॉब करना,
फिर मैं कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, कोई वर्क फ्रॉम होम वाली कर ली कि ताकि मैं इंश्योरेंस वाला भी कर पाऊँ। बट वो क्या है, माइंड कंपनी जब जॉब देती है तो आपसे टाइम तो लेती ही है, तो वो चीज चलता रहा। तो वो है ना, मेरे को अंदर से पूरा तोड़ दिया था उस टाइम के लिए कि मैं क्या करूं। फैमिली में ये था कि बड़ा हूं, शादी होनी जरूरी है, एज हो चुकी थी कि जो हमारे चलती है, तो वो मैं फाइनली मैंने अपने बिजनेस को ही पकड़ा। बड़ी मुश्किल से चैलेंज लिया खुद को कि मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। 2017 में मेरी शादी हुई, वाइफ ने मेरे को सपोर्ट किया, चीज़ें हुई और चीज़ें की। फैमिली तब भी बहुत ज़्यादा, रिलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे कई लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेशन में। बट जब 2017 में वाइफ के आने के बाद चीज़ें सपोर्ट की, चीज़ें की, और जब वो मोमेंट आया ना जहाँ मैंने अपने आप को प्रूव किया, तब एक चीज़, जब एक अमाउंट और मैंने क्रैक किया चीज़ों का, तब वो प्रूव कर पाया। तो मुझे वो 4 साल की जर्नी लग गई मेरे को उस चीज को प्रूव करने में। मैं सोचता है कि 4 साल वो जर्नी जहां पर मैं बहुत कुछ अच्छा बना सकता था, कर सकता था, शायद ये चीज मैं 2 साल पहले कर लेता चीजें, बट वो इसलिए कि नेगेटिव थॉट है। तो जो आप कह रहे हो ना लोगों के साथ, वो लोग इसलिए छुपाते हैं कि वो लोग अपने आप को है ना बता नहीं पाते हैं चीजें, और उनको ये समझ में नहीं आता है कि वाकई में जो मैंने कैरियर जो चूज किया है वो सही है या नहीं है। वो सही है करियर, बट आपको उस पर बस अपने आप को पॉइंट क्लियर करने की जरूरत है कि हाँ मैं सही हूँ, ये मैंने अपने आप को किया है तो मैं ये बोल सकता हूँ। और इस चीज को सब जानते हैं, मतलब ये छुपा हुआ नहीं है कि मेरे बारे में, कि मेरी फैमिली या जितने भी लोग मेरे को जानते हैं, जिन्होंने मेरी जर्नी आज से देखी, तो ये मैंने प्रूव किया। वो 4-5 साल जो मैंने झेला है, या जॉब के साथ भी मैंने करता था उस टाइम का। अब वही लोग जब मुझे फोन करते हैं ना और कहते हैं कि यार हमें भी कुछ करना है, तू ही हमें गाइड कर, कैसे कर, तो अब अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि उनको चाहे तो हम बोल सकते हैं, बट चीजें क्या होती है ना कि यार दोस्त तो अपने ही है, रिलेटिव भी अपने ही है, तो वो चीज क्या है, वो रहता है, कोई बात नहीं, उन्होंने उस टाइम नहीं समझा, अब मैं इनकी बात को नहीं समझूंगा तो शायद फिर वो बाकी में फर्क क्या रह जाएगा। तो वो चीजें हैं, चलती रहती हैं। बट मैं जो भी लोग इस चीज को नेगेटिव समझते हैं या बताने की उसे, मैं कह रहा हूँ कि आप उनको एक बार समझाइए। जैसे अभी दीपांशु जी जो बात कह रहे थे एक बार कि 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए आप केवल मोटर के इंश्योरेंस से कमा सकते हैं, वो एक बार का है। आप सोचिए, वो एक बार की इनकम है। अगली साल जब आप चीज करोगे तो आप नए धंधे पे ध्यान दोगे, वो बिजनेस को केवल आपको रिलेशन से केवल रिन्यू करवाना है, तो मतलब वो 50 लाख तो आपके फिक्स हो गए। अब आप अगले साल जो काम कर रहे हो वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, एडिशनल इनकम, जो अगले साल फिर वो रोल ओवर में जाएगी। तो इस मीन्स आप हर साल जो 1-1% के इंक्रीमेंट पे लोग जाते हैं ना, या मेरा 1% इंक्रीमेंट हुआ या 2% इंक्रीमेंट हुआ, आप सोचिए हर साल आप कितना इंक्रीमेंट कर रहे हो। आप हर साल 100% इंक्रीमेंट कर रहे हो, और शायद 200 भी कर रहे हो, इट्स डिपेंड योर वर्क। तो ये चीज है ना, जो ये सोचते हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, ये मत सोचिए कि आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं तो आपको किसी को बताना नहीं है या छुपाना है। आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, जब तक आप अपने आप को सही नहीं समझेंगे दूसरा नहीं समझेगा। पहले आपको खुद को सही समझना है। अभी माहौल ऐसा हो गया था कि काफी सैडनेस हो गई थी स्टूडियो में। अब थोड़ा सा हम जाते हैं बिगनर्स की तरफ कि कहीं ना कहीं अब मान लेते हैं अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट बन जाता है तो क्या उसको खुद इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है? ऑफ कोर्स लेना ही चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बना है, वो एक सर्विस है, वो एक प्रोटेक्शन है आपकी फैमिली के लिए, आपके एसेट्स के लिए। तो जितना वो मेरे क्लाइंट्स के लिए या बाकी सबके लिए ज़रूरी है, उतना ही आपके लिए खुद के लिए भी ज़रूरी है। और अनलेस अनटिल, जैसा हम बोलते हैं कि अगर दुकानदार ने अपना ही माल नहीं खाया या चखा नहीं, तो वो विद कन्विक्शन उसको बेच कैसे पाएगा। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर मैंने ही कंज्यूम नहीं किया, मैंने वो प्रोटेक्शन, या मैंने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस, या मैंने मेरी लाइफ का इंश्योरेंस, या मैंने मेरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं किया, तो मैं विद कन्विक्शन कभी भी कोई प्रोडक्ट पिच नहीं कर पाऊंगा। और हर बिजनेस में, हर सेल्स पिच में, हर सेल्स प्रोफेशन में एक कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। तो वो कन्विक्शन आएगा सिर्फ और सिर्फ तब जब आप खुद भी एक सर्विस को यूज कर रहे होगे, खुद भी आप उस चीज के पार्ट हो, आपने वो प्रोडक्ट अवेल किया है, समझा है, सीखा है। और मैं तो ये मानता हूँ खुद लेने से ही ज्यादा चीज समझ में आती है, क्योंकि आप जब खुद लेते हो तो बहुत चीजें एनालाइज करते हो, तो शायद आप एज अ सेलर
है ना, कस्टमर के बारे में नहीं सोच पाते, बट आप जब खुद कस्टमर बन के चीजें सोचते हो तो आपका नजरिया अलग होता है, तो अलग तरीके से समझ में आएगी चीज। तो आप भी वो बोलते हैं ना स्किन इन द गेम, वो चीज तभी आती है जब आप खुद से उसको लेते हो, यूज करते हो, फिर आप वो उसमें फीलिंग भी डल जाएगी, उसमें इमोशन भी डल जाएगा, सब कुछ डल जाएगा। तो ऑफ कोर्स इट्स मस्ट, लेना ही चाहिए। तो सर आज के टाइम में इंश्योरेंस एजेंट को कौन सी सॉफ्ट स्किल सीखनी चाहिए? ओके, क्योंकि हमारा बिजनेस पीपल ओरिएंटेड बिजनेस है, जी। तो सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्राइमरीली मैं एक बिगिनर के लिए भी बोलूंगा, वो है सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल्स होती हैं, वो होती हैं लिसनिंग स्किल्स। जी। क्योंकि हमें हमारे बिजनेस में, या इवेंचुअली हमने सुना है कि हर बिजनेस में क्लाइंट को हम सबसे ऊपर रखते हैं। जी। तो क्लाइंट को ऊपर रखने का मतलब ही ये है कि हम उसकी सारी चीजें समझें, तो समझेंगे तभी जब हम सुनेंगे ज्यादा। जी। तो लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर क्योंकि हम सुनने के बाद कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं, अपना प्रोडक्ट किसी और का प्रोडक्ट पिच करते हैं, तो आपका नेगोशिएशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। जी। तो इनिशियली आपका नेगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स, ये अगर अच्छा है, और नहीं भी है तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो देखो पेट से कोई सीख के नहीं आता है, विद प्रैक्टिस ही आनी है। करेक्ट। तो ये सोच के या हमारी बात अभी ये सुन के अगर आपको डर लग रहा है तो डरना नहीं है, ये सब चीजें विद प्रैक्टिस आएंगी, करते जाना है। बस ये चीज का ध्यान रखना है कि मुझे बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। बस ये चीजें ध्यान रखते रखते काम करते जाइए, आप सीखते जाओगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, आप खुद ही इस सब में मास्टर बन जाओगे। क्या बात है। क्या वुमेन्स के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अच्छा फ्यूचर है? ऑफ कोर्स है। क्या वुमेन के लिए क्या होता है कि हर इंडस्ट्री में पहले क्वेश्चन खड़े होता है, क्या ये सही है या नहीं है। तो ये क्या है ना कि ये बन गया है अपने यहाँ, बट इस इंडस्ट्री में जो अभी आज हम जो बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से ज़्यादा हम जो बात कर रहे हैं इंश्योरेंस में एडवाइजर एजेंट लेवल पे बात कर रहे हैं। तो हम उस पॉइंट पे बात करता हूँ तो उसमें तो हर तरीके से सेफ है और बेस्ट है, मैं कह सकता हूँ बेस्ट है। रीज़न क्योंकि आप कोई भी जो लेडी होती है वो कोई भी चीज़ को यूज़ करती है ना, वो डेफिनेटली अपने सर्किल में 8 से 10 लोगों को जरूर बोलेगी, ठीक है। अगर वो बोलती हैं तो उसमें से जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, जो उन पर ट्रस्ट करते हैं या बातों को समझते हैं, वो जरूर उसको लेते हैं। और जब लेडी अपने फैमिली में किसी अपने हस्बैंड को या फिर किसी को भी बोलती है तो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट अलग आता है। तो उससे क्या होता है, चीजें पॉजिटिव होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो लेडीज है ना, इज द की फैक्टर। अगर वो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को करे, आप देख लीजिए जितने भी हम बड़े एडवाइजर की बात करते हैं किसी भी कंपनी में, वो कहीं ना कहीं एक लड़की जरूर होगी। रीजन क्योंकि उनका जो कन्विक्शन है बहुत अच्छा है, और उन्होंने और दूसरी चीज क्या होती है कि प्रोडक्ट को समझाना चीजों को, तो वो इजी होता है। जैसे घर में कहते हैं ना, बच्चे को माँ ही अच्छे से पढ़ा सकती है, तो ये जो पढ़ाना है, ये जो प्रोडक्ट है ना, किसी को समझाना, वो पढ़ाना है ताकि उसको अच्छे से समझ में आए। तो वो जो कहते हैं ना, तो वीमेन अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करते भी हैं, रिजल्ट हैं अच्छे आ रहे हैं। लोग अभी मैं आपको जो बता रहा था हाउस वाइफ वाला, हाउस वाइफ बहुत अच्छा कर रही है इसमें। बस क्या है कि थोड़ा उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है। अभी मेरे को थोड़ा जो फील होता है कि लोग क्या करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पे जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो सम लोग है जो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वो कैटलॉग लेके और अपने सोशल मीडिया वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे लगा देते हैं, और वो ऑर्डर वगैरह आते हैं और वो आगे से करते हैं। तो उसमें जितना वो टाइम दे रहे हैं ना, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, मैं बस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जितना टाइम वो उस पर लगा रहे हैं कि कैटलॉग आ रहा है चीजों को, क्योंकि वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग ना, कि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस कि वो आ रहा है, वो उसको ले रहे हैं, फिर उसको वो पब्लिश कर रहे हैं स्टेटस पे डेली। आप इतना डेली आप इंश्योरेंस का पब्लिश कर लो ना, वो आपको 50 रुपए देगा जो कैटलॉग है एक ऑर्डर पे, या इंश्योरेंस एक ऑर्डर पे कम से कम 2000 तो देगा। जो मैं टिकट साइज की बात करते हैं तो एवरेज है, तो वो है ना एक रॉयल्टी खड़ी कर रहा है या रॉयल्टी नहीं कर रहा है। अगर एक बार उसमें रिटर्न आ गया तो माइनस में आ गया आप, या कभी भी माइनस में नहीं आओगे आप। तो ये बेसिक है जो समझने की जरूरत है। मैं भी अपने जो भी मिलते हैं जो रोज चुके, तो मैं सॉफ्टली जो बात करते हैं सॉफ्ट वाली, वो सॉफ्टली होता है। एक तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल देखिए,
तो जजमेंट जब बैठते हैं ना, जो रियल एनालिसिस करते हैं, उनको क्लिक कर जाता है वो। मैं बहुत लोगों को करा हूँ और रियल एग्जांपल है, कभी ऐसा कुछ होगा तो वो खुद अपनी जर्नी बता सकता है। तो लोग अपने आप करते हैं उस चीज को कि यार ये देखो ना, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि पूरे कंट्री वाइज लेवल पे इवन आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक स्कीम लॉन्च की है जस्ट टू एम्पावर विमेन। तो आपको क्वेश्चन था अभी कि क्या ये फीमेल्स के लिए, विमेन के लिए सेफ है, क्या ल्यूक्रेटिव है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स करना चाहिए, तभी शायद कंट्री वाइड लेवल पे, है ना, somebody as big as नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है बीमा सखी। बीमा सखी में बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं मैक्सिमम फीमेल्स को, हाउस वाइफ्स को, जो करना बहुत कुछ चाहते हैं बट बहुत सारे रीजंस की वजह से कर नहीं पाते हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज भी उन्होंने किया है। पर मंथ बिजनेस के अलावा जो इनकम आएगी उसके अलावा उन्होंने 6,000 पर मंथ का इनकम भी प्रॉमिस किया है, और भी बहुत सारे पर्क्स हैं जो उन्होंने इस स्पेशल ड्राइव में डाला है। तो विमेन एम्पावरमेंट हमेशा से इंडिया में एक कोर रहा है किसी भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का, तो ये भी एक वो इनिशिएटिव है जो आज बहुत अच्छे से चल रहा है। लैक्स ऑफ विमेन इन इंडिया हैव एनरोल्ड टू दिस प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा है। और फीमेल्स जो हमने देखा है अभी तक, हर कंपनी में, हर ब्रोकर में, हर इंश्योरेंस एजेंट के पास बहुत सारे फीमेल्स ऐसे हैं जो मेल से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज उनके नेगोशिएशन स्किल्स को हम भी मैच नहीं कर सकते, है ना। तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी मच सेफ और करना चाहिए, हर लेडी को करना चाहिए, हर लेडी कर सकती है बहुत इजीली। बहुत लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने के लिए पॉलिसी सेल करते हैं। देखो ऐसा है भी और नहीं भी, ऑनेस्टली। टारगेट तो देखो सेल्फ ड्रिवन टारगेट्स होते हैं इंश्योरेंस में, ऐसा नहीं है कि कोई और आपको टारगेट दे रहा है। हाँ, अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके टारगेट जरूर होते हैं। तो इट इज हैपनिंग अक्रॉस एवरी इंडस्ट्री, नॉट जस्ट इंश्योरेंस, इवन बैंक्स में, एफडी में, है ना, दुकान में, किसी रियल एस्टेट में, है ना, कहीं पर भी झूठ बोलना या मिस सेलिंग करना हो सकता है, होता है अक्सर, बट वो ज्यादा लंबा चलता नहीं है। तो अगर हमें, मेरी एडवाइस ये रहेगी बेसिकली, अगर हमें लंबा चलना है तो हमें मिस सेलिंग नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। टारगेट बहुत बड़ा अगर ले लिया है, इट्स ओके, अगर वो अचीव नहीं हो रहा है अगली बार हो जाएगा, बट शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए। बिल्कुल। अगर इसी से रिलेटेड अगर कोई टारगेट पूरा नहीं कर पाता, क्या उसका इंसेंटिव उसे नहीं मिलेगा? देखो अब इंसेंटिव का नाम ही इंसेंटिव इसलिए है क्योंकि वो कुछ अचीव करने पे मिलता है। तो हाँ, डेफिनेटली अगर नहीं पूरा करेगा तो नहीं मिलेगा। इट इज हैपनिंग अक्रॉस एवरी जॉब, हर जॉब में ऐसी है, आपको कुछ मिला है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। बट मैं ये मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, या हम किसी को सिखाते नहीं है ऐसा कि अगर अचीव करना है तो बाय हुक और बाय क्रूक करो, नहीं, सही करके ही करो तो बेस्ट है। अब आपने सिखाने वाली बात की है तो एक और सवाल, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो एजेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं कमीशंस को लेने के लिए लोगों को इमोशनल मैनिपुलेट करते हैं या उन्हें सिखाया जाता है? मैं आपको बताता हूँ, जो एडवाइजर्स होते हैं या जो चीज़ें जो अभी हम बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस आ गया है। जो टारगेट की बात कर रहे थे पहले आप, वो इंश्योरेंस के एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे थे कंपनीज में। वी आर टॉकिंग अबाउट एडवाइजर्स। एडवाइजर्स जैसा हिमांशु ने कहा, कोई सेल्फ ड्रिवन टारगेट्स होते हैं। तो सेल्फ ड्रिवन टारगेट्स क्या होते हैं? वो आपके स्लैब्स होती है, ठीक है, कमीशंस तो पूरे मिलते हैं, पर आप ये अगर आप सोचते हो कि यार मेरा कमीशन 1% 2% बढ़े, और तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा स्लैब करते हो, पर उसके लिए क्या होता है कि लोग गलत वे, तो वो ये सेल्फ होता है, अपने आप आता है कि वो आप गलत करके यूज या फिर मिस सेलिंग करके करना चाहता है। तो ये कोई भी कंपनी ना तो गाइड करती है और ना ऐसा कुछ होता है कि भाई जो आपको कैसे भी करना है, ये वाला प्रोसेस नहीं है। ये आपके बंदे की खुद की अंदर की चीजें होती हैं, क्योंकि उसको कैसे करना है। उसको लॉन्ग टर्म जाना है तो ऐसा कभी नहीं करेगा। जिसका लॉन्ग विजन है ना, वो कभी नहीं करेगा। जिसका यह है कि आज पैसा कमा लो, कल का कुछ नहीं देखना है, या डेली कुआं खोदना है, वाली चीज करनी, तो वो कर सकता है। बट वो क्या करेगा, फिर अपना जो बिजनेस है आज भी कर रहा है डेली और कल भी वैसे ही करेगा। हम जो गाइड करते हैं किसी भी एडवाइजर को, वो ये कहते हैं आज आप ऐसा बिजनेस क्रिएट करिए जो आपको आगे पैसिव इनकम दे, दैट्स इट। और मैंने देखा है बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट जो हैं वो जॉब, इस काम को छोड़ के भाग जाते हैं
कहते हैं ये करियर वास्तव में सच में सस्टेनेबल है? फर्स्ट सस्टेनेबल है टू आंसर टू ए क्वेश्चन, बट इसको इस तरह से अगर देखें, हर प्रोफेशन में ही सक्सेस रेशियो भी होता है, फेलियर रेशियो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास में एक बहुत अच्छा चमकता हुआ रेस्टोरेंट था, आज वो नहीं है, या कोई रेस्टोरेंट ऐसा है जो बहुत अच्छा चल रहा है बट उसके पीछे कितने बंद हो चुके हैं या हो जाते हैं वो याद नहीं रखते हैं हम अक्सर। करेक्ट। तो सक्सेस रेशियो हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में रहता है, यहाँ पर भी है। किसी बिजनेस में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी में थोड़ा कम होता है ना। अब अगर हम बात करें 10वीं 12वीं करने के बाद हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, कुछ लोग IIT का पेपर देते हैं, कुछ इंजीनियरिंग का पेपर दे रहे हैं, कोई डॉक्टर बनने के लिए जी पेपर दे रहा है। तो सबसे ज्यादा सक्सेस या फेलियर रेशियो में जो मानता हूँ वो तो वहां है, बट मैक्सिमम इंडिया वही कर रहा है, मैक्सिमम पॉपुलेशन वही कर रही है कि सब लोग ग्रेजुएट होते हैं और किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, और इतना कम सक्सेस रेशियो जहाँ पे शायद 0.01% होता है। लाखों बच्चे बैठते हैं, 100-200 सीट होती हैं, तो वहां पे भी लोग किस्मत आजमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको या तो रास्ते नहीं पता है बहुत सारे, या बताया ही गया है कि यही एक रास्ता है जो आपको करना है। तो उससे तो कहीं 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 ज्यादा बेहतर यहाँ पे सक्सेस रेशियो है। सही तरीके से करना आना चाहिए, सही तरीके से शुरू करना है, सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है, पेशेंस रखनी है, तो ये सब चीजें करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। इसमें क्या है कि दीपांशु जो कह